नमस्कार साथियों, आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी वर्ग 1 का जो मेंस का एग्ज़ाम है, उसका जो हिंदी भाषा का सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एमपी वर्ग 1 के लिए फ्री ऑफ कास्ट क्लास चल भी रही है, जिसका टाइम है 4 से 5। तो 4 से 5 बजे शाम को प्रतिदिन क्लास चलती है। तो जो भी देखने के इच्छुक हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं विद्यार्थी, वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए सिलेबस पर चर्चा करते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, विषय हिंदी। तो इसमें इकाई 1 में सबसे पहले है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा किसे कहते हैं और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ना है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। इसके साथ ही साथ अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, यानी इनका जो वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में किया गया है, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। तो क्या क्या? हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। इनकी विशेषताओं पर भी हम चर्चा करेंगे। विशेषताएं भी हमें पढ़नी है। अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। जैसे पुरानी हिंदी किसने कहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। उसके बाद दूसरी इकाई है, इसमें हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, कितनी उपभाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी पढ़ना है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी की विशेषताएं। इन सभी बोलियों को पढ़ना है, भाषाओं को पढ़ना है, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं और इन बोलियों की विशेषताएं क्या हैं, ये बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। और हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। इसके बाद इकाई 3, हिंदी का भाषिक स्वरूप। भाषिक स्वरूप में क्या है? हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंड्योत्तर, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। हिंदी भाषा के विविध रूप जैसे बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी। कंप्यूटर भी हमें पढ़ना है और हिंदी भी, कंप्यूटर और हिंदी। और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति जैसे 343, 347 को भी हमें पढ़ना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और एक होता है विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है। और देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के बारे में ही पढ़ना है, इसकी विशेषताएं और मानकीकरण, इसके मानक क्या हैं और देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, क्या इसकी खूबियां रही हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कई पद्धतियां हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, मार्क्सवादी पद्धति,
वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है विधेयवादी पद्धति, जिसके जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। कौन माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। किस पद्धति के? विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। किसने कौन सा नाम दिया है, इसको भी पढ़ना है। और आगे विभिन्न इतिहास ग्रंथ और उनके रचनाकार, जो इतिहास ग्रंथ हैं उनके कौन कौन से रचनाकार हैं, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद पद्य साहित्य। पद्य साहित्य के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, इसकी सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचना एवं उनकी रचनाएं। तो पद्य साहित्य में जैसे आदिकाल, आदिकाल के अंतर्गत जैसे लौकिक साहित्य है तो विद्यापति और अमीर खुसरो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और आदिकालीन गद्य साहित्य के बारे में भी पढ़ सकते हैं। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और अपभ्रंश साहित्य के बारे में तो पढ़ना ही है। और उसके साथ ही साथ भक्तिकाल के बारे में, तो भक्तिकाल जैसे सूफी कवि, सूफी कवियों को के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? और जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं, तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद आ जाएगा पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में रीतिकाल और आधुनिक काल, इसकी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो पद्य साहित्य का जो आदिकाल है भक्तिकाल, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चारों में इनकी सामाजिक स्थिति क्या रही है उस समय, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी, और प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं क्या क्या रही हैं, और प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को पढ़ना है। इसके उपरांत गद्य की प्रमुख विधाएं, जैसे कहानी, कहानी में प्रथम कहानी किसे माना जाता है और किसने माना है। जैसे इंदुमती किसकी कहानी है और इसे प्रथम कहानी किसने माना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और उपन्यास, जैसे प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु किसका है, लाला श्रीनिवास दास, किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार के प्रथम उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, इन सभी चीजों को जरूर पढ़ना है। तो गद्य साहित्य की प्रमुख विधियां कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, इन सब का विकास, इनकी प्रमुख विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां और प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं पढ़ना है। इसके उपरांत गद्य की गौड़ विधियों, जैसे आत्मकथा, जीवनी। तो आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, इसको जानना बेहद जरूरी है। क्या जरूरी है कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। संस्मरण भी पढ़ना है, रेखा चित्र भी पढ़ना है, और पत्र पत्रिकाओं को भी देखना है, और डायरी, यात्रा वृत्तांत और साक्षात्कार, इसका विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। तो प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं को भी पढ़ना है। इसके बाद इकाई 9 में काव्य परिभाषा, जैसे काव्य के विभिन्न भेद, काव्य के कितने भेद हैं, उनका सामान्य परिचय, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है। अब रस में जैसे पूछ लिया जाता है कि रसराज किसे कहा जाता है, या कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसने कितने रस माने हैं। और छंदों में जैसे वाणिक छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। और इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्त, रोला, उल्लाला, सवैया, गीतिका और हर गीतिका, इतने जो है छंद पढ़ने हैं। कौन कौन से, दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्त, रोला, उल्लाला, सवैया, गीतिका और हर गीतिका। और अलंकार में, अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अनुप्रास, यमक, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, दृष्टांत,
विशेषोक्ति, उद्धरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, व्यतिरेक, विरोधाभास, ये सारे जो है अलंकारों को पढ़ना है। और शब्द शक्तियां भी पढ़ना है। तो शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जैसे सड़क हो गया, फल हो गया, तो सड़क और फल कहने से तो इसका सामान्य अर्थ निकल रहा है। जैसे फल, सड़क, जैसे हम फल खाते हैं, तो फल खाते हैं मतलब सामान्य सा अर्थ निकल रहा है फल का कि हम फल खाते हैं, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति हो गई। और जैसे उदयन शेर है, तो उदयन कोई बच्चा है, तो कहा जा रहा है कि उदयन शेर है, तो उदयन शेर तो हो नहीं सकता। शेर का मतलब पराक्रमी है, किसकी तरह? शेर की तरह पराक्रमी है, तो इसलिए उसे कहा जा रहा है कि उदयन शेर है। तो इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति हुई। जैसे कह दिया जाए कि तुम गधे हो, अब कोई व्यक्ति गधा थोड़ी हो सकता है। गधा कहने का मतलब है कि वो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है, यानी तुम मूर्ख हो। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हुई। और व्यंजना शब्द शक्ति, जैसे उसका घर गंगा में है, उसका घर गंगा में है, तो गंगा में तो किसी घर हो नहीं सकता। गंगा में घर होने का मतलब है कि उसके घर में गंगा जैसी पवित्रता है। क्या है? पवित्रता है। तो इस प्रकार से जो है शब्द शक्तियों को हमें पढ़ना है, काव्य के गुण पढ़ना है, काव्य दोष पढ़ना है। इसमें देखना है कि किस कवि ने कितना काव्य दोष माना है, मम्मट ने कितना माना है, दंडी ने कितना माना है। और उसके बाद बिंब विधान भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिंब विधान। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इकाई 10 पर। किस पे? इकाई 10 पर आ जाएंगे। तो इकाई 10 में शब्द और शब्द भंडार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शब्द पढ़ना है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर और क्षेत्रीय शब्दों को पढ़ना है। तो तत्सम मतलब जैसे ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। उसके मतलब संस्कृत के, सम मतलब समान, यानी जो संस्कृत के समान हो, यानी संस्कृत के शब्द हो, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव, तद प्लस भव, और जो उससे उत्पन्न हुए हों, उससे मतलब संस्कृत से जो संस्कृत शब्द हैं वो तो तत्सम हुए, और जो उससे उत्पन्न हुए हों उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और देशज शब्द भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देशज। और विदेशी शब्द, संकर शब्द और क्षेत्रीय। अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, सम उच्चारित, भिन्नार्थक शब्द। यानी सम उच्चारित, उच्चारण में तो समान लगते हैं, लेकिन उच्चारण में तो समान लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न होता है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रयोग के आधार पर सामान्य, तकनीकी, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ में योग रूढ़ के अंतर्गत जो होता है वह बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण इसमें आते हैं। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसमें जो योग रूढ़ होता है शब्द, क्या है? योग रूढ़। रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये तीनों आते हैं। और योग रूढ़ में बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, और खगेश, वीणापाणी, चक्रपाणी, ये सभी उदाहरण जो है योग रूढ़ शब्द के हैं। और व्याकरणिक आधार पर विकारी व अविकारी शब्द, विकारी व अविकारी शब्द का मतलब विकार या परिवर्तन के आधार पर, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और उधर अव्यय में आ जाएगा विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण अव्यय। तो इन सारी चीजों को पढ़ना है। और उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। और
आंचलिक शब्द पढ़ना है और शब्द युग्म भी पढ़ना है। इसके बाद वाक्य संरचना के अंतर्गत वाक्य के भेद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर पढ़ना है। वाक्य विश्लेषण देखना है, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां। क्या देखना है? वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या पढ़ना है? मुहावरे और लोकोक्तियां। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। क्या? जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मतलब परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये भी है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अगर हम बूढ़ने के डर से पानी में नहीं उतरेंगे तो हम जो वस्तु हमारी खोई हुई है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियां भी हम पढ़ेंगे। संधि पढ़ेंगे, संधि में तीनों संधियां पढ़ेंगे, स्वर्ग, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग को पढ़ते हुए समास पढ़ेंगे, हिंदी की रूप रचना पढ़ेंगे, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया एवं प्रविधि, हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका, कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद, जन संचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, कार्यालयीन अनुवाद, पदनाम, विभाग और कार्यालयीन एवं प्रशासनिक शब्दावली। इन सभी इस टॉपिक को, इन सभी बिंदुओं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इकाई 13 है जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियां। विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, मुद्रण के बारे में पढ़ेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री पढ़ाएंगे, श्रव्य माध्यम रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन एवं वाचन, रेडियो नाटक, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर तथा रिपोर्टाज, दृश्य श्रव्य के माध्यम जैसे फिल्म। फिल्म क्या है? दृश्य श्रव्य का माध्यम। फिल्म को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। टेलीविजन, वीडियो, दृश्य माध्यमों में भाषा की प्रकृति, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सामंजस्य, पार्श्व पटकथा लेखन, टेली ड्रामा, वाचन, डाकू ड्रामा, संवाद लेखन, साहित्य की विधाओं का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण और विज्ञापन की भाषा। इन सभी चीजों को हम देखेंगे विस्तार से। इसके बाद इकाई 14 है तुलसीदास। तुलसीदास का रामचरितमानस का उत्तरकांड। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि रामचरितमानस कब लिखा गया। संवत 1631 ईस्वी में लिखा गया और इसे पूरा करने में कितना समय लगा, इसको जरूर जानना चाहिए। और साथ ही साथ रामचरितमानस का तो उत्तरकांड पूरा हमें देखना ही है। उत्तरकांड के बारे में पढ़ेंगे और कबीर का बीजक, जिसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसको भी पढ़ना है। पद संख्या 160 से 190 तक पढ़ना है। और जयशंकर प्रसाद का कामायनी पढ़ना है। श्रद्धा एवं इड़ा सर्ग पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? श्रद्धा और इड़ा सर्ग पढ़ना है। और प्रेमचंद्र का गोदान पढ़ना है। प्रेमचंद का क्या पढ़ना है? गोदान पढ़ना है। तो गोदान की क्या विशेषताएं हैं इसको मैं बताऊंगा। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल पढ़ना। ये एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। मैला आंचल इनका आंचलिक उपन्यास है। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ेंगे और बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, चंद्र शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव, ये भी इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, मन्नू भंडारी का एक कहानी, यह भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीरीज के फूल। ये सब हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद अज्ञेय जी को पढ़ेंगे। मैं क्यों लिखता हूं,
क्या मैं क्यों लिखता हूँ, शेखर जोशी का गलता लोहा, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, राम कुमार वर्मा का दीपदान पढ़ेंगे, राहुल सांकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा, धर्मवीर भारती का अंधा युग। अंधा युग से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राम की शक्ति पूजा। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की। सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेघ आए, और कुंवर नारायण सिंह ने कविता के बहाने लिखा है, इसको भी हमें पढ़ना है। और राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सभी चीजें हमें पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद, और त्रिलोचन का चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। दुष्यंत कुमार का साये में धूप, कहां तो तय था चिरागा। सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप, गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, और अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक बूंद। हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय पूरा हम पढ़ेंगे। धूमिल जी का 20 साल बाद पढ़ेंगे, और भूल गलती मुक्तिबोध को देखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, और उषा शमशेर बहादुर सिंह, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन। तो इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि MP वर्ग 1 मेंस के लिए हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। तो जो भी पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी हैं वो 4 से 5 शाम को क्लास जो है ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।